इसलिए वाटर का एक मॉलिक्यूल ये वाटर का एक मॉलिक्यूल दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है और इस तरह से एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। और इसी तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक और वाटर का मॉलिक्यूल है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, जिस वजह से ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिस वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि इसके लिए हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, यानी हाइड्रोजन एसिडिक की नेचर होनी चाहिए, और जो दूसरा एटम है वो बहुत ज्यादा बेसिक की नेचर हो, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला हो। अब याद रखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, वैसे तो वो बनेगी HF में। क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा HF में ही है। और जरा देखें, टेबल है 43 पेज पर, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए, और कितनी चाहिए? 41.84 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। जबकि पानी के अंदर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पानी में ज़ाहिर है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद आती है। तो इसमें ये जो एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 29.29 किलो जूल पर मोल। जबकि उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सी चीज आती है? अमोनिया। तीसरे नंबर पर कौन सी चीज आती है? अमोनिया। तीसरे नंबर पर कौन सी चीज आती है? अमोनिया। तीसरे नंबर पर कौन सी चीज आती है? अमोनिया। तीसरे नंबर पर कौन सी चीज आती है? अमोनिया। और अमोनिया का मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे भी कम है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 8.37 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इस तरह सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF में बनेगा। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिर भी HF से ज्यादा है। तो याद रखें उसकी वजह, पानी का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। पानी का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इस वजह से ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी में स्ट्रॉन्ग हो जाती है एज कम्पेयर टू HF। वरना अगर एक एक बॉन्ड का जिक्र करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF में है, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसकी एनर्जी ज्यादा है, और पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कमजोर है। तो क्वेश्चन FSC में होता था कि फिर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? तो उसकी वजह क्या है, उसकी रीजन क्या है कि पानी का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। उसकी वजह क्या है कि पानी में ऑक्सीजन के पास दो हाइड्रोजन है और दो लोन पेयर भी हैं, जबकि HF में फ्लोरीन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। HF में फ्लोरीन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब जरा पेज नंबर 43 सर पे जहां पर आपको लेके आना है। हाँ जी, बोले। सर आपने बोला ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो HF की ज्यादा है। तो सर ठीक है। आपने ये भी बताया था कि F यानी कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों में से हाइड्रोजन किसी के साथ भी अगर बॉन्ड बनाए तो यानी कि वो स्ट्रांग होगा। तो सर फिर सिर्फ फ्लोरीन की इस वक्त यानी कि सबसे ज्यादा क्यों है, उनकी लोएस्ट क्यों है वाटर की हाँ जी, एनर्जी? मैं बताता हूँ कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, देखें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और फ्लोरीन की है 4.0। तो सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन की है। और जबकि ये जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, तो ये तो उससे कम हुई, और नाइट्रोजन की उससे भी कम है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, ज़ाहिर है पोलैरिटी उसी हिसाब से कम हो जाएगी। तो HF में पोलैरिटी यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा,
जिस वजह से जब वो दूसरा HF के मॉलिक्यूल करीब आएगा तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तल्लुक पोलैरिटी से भी है, और पोलैरिटी का तल्लुक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का तल्लुक है दोनों एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो HF में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की है ही नहीं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है। तो जाहिर है फिर सबसे ज्यादा पोलैरिटी HF में होगी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में होगी। लेकिन सवाल मैंने बताया कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिर क्यों ज्यादा है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि तो उसमें फिर एच उसकी की रीजन ये यानी कि बताई जा रही है, हाँ, चूंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर और हैं, 2 लोन पेयर इस होते हैं। वजह से वाटर में हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अदरवाइज जो सिंगल सिंगल की बात करें तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग। अब जो आपने यहाँ पर इस हवाले से करना है, पेज नंबर 43 पर आ जाएं, और उसमें हमारा पैराग्राफ है व्हेन ZH एंड Y, ZH और Y ये हमारे पास एटम है, Z और H, मतलब ये H किसके साथ जुड़ा हो, किसी Z एटम के साथ। और Z कौन कौन सा हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका था ये H किसके साथ जुड़ेगी, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और दूसरा एटम कौन सा होना चाहिए जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, वो कौन सा है, Y। Y कौन सा है, वो स्ट्रॉन्गली बेसिक होना चाहिए, और वो भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसको हम जर्नल रिप्रेजेंट किसे कर देते हैं, ZH और Y, ZH और Y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यानी Z फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जिसके साथ बराह रास्त डायरेक्ट जिसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन का, और Y कौन सा एटम है जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है, Z कौन सा है जिसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना है, और Y एटम कौन सा जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह की है जिसका हम जिक्र करना चाह रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी तरह की है, 2 तरह की है। एक जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है, पहले जो हमने बात कही वो थी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर, हाँ जी, क्या नाम है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ जी, क्या नाम है जी, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, सैलिसैल्डिहाइड। मॉलिक्यूल कौन सा है, सैलिसैल्डिहाइड। मॉलिक्यूल कौन सा है, सैलिसैल्डिहाइड। ये हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्माइल ग्रुप, ये H ले लें और ये ऑक्सीजन ले लें, ये बेंजल्डिहाइड बन गया। लेकिन इसकी आर्थो पोजीशन पर OH हो, आर्थो पोजीशन पर OH हो, तो इसको हम नाम क्या देते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, सैली सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। अब होगा क्या कि इसमें ये जो ZH, इसमें ZH और Y, इसको कह लें कि ये कौन सा है, ZH, और इसको कह लें Y। ZH यानी हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ी है वो ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जिसके साथ इसका बॉन्ड बनाना वो एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद है। वो कहाँ पर मौजूद है, एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद है। तो जब वो एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद है तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ क्या डेवलप हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम नाम क्या देते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी सैलिसैल्डिहाइड के अंदर ही ZH भी है और Y भी है, यानी हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ी है वो एटम, और हाइड्रोजन ने बाद में जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है वो भी एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा है। तो इसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी मॉलिक्यूल के अंदर। और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नतीजा क्या होता है, कीलेशन। क्या होता है इसका नतीजा, क्या होता है, कीलेशन।
कीलेशन कहते हैं रिंग कंपाउंड का बनना। कीलेशन का मतलब क्या होता है? रिंग कंपाउंड का बनना। तो जरा गौर करें तो ये एक रिंग कंपाउंड बन गया है। कीलेशन हुई और ये एक रिंग कंपाउंड बन गया, ये एक रिंग बन गई है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिजल्ट कीलेशन है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिजल्ट कीलेशन है। और कुछ बातें इसके रिलेटेड ही हमने करनी है। याद रखें, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनेगी तो मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ हिस्से जो है वो जुड़ जाएंगे। जिन्होंने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना था वो आपस में जुड़ गए, और जब वो आपस में जुड़ जाएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन कम पड़ जाएगी। और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन कम पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो याद रखें, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन कंपाउंड में होगी उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनके अंदर होगी उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो ये डिफरेंशिएशन हमने करनी है और इसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं इसको जरा रीड करता हूँ, या पहले हम एग्जाम्पल ही कोट करते जाते और उसे समझाते जाते रीड आउट कुछ कर लेना। ये मेरे पास है, कौन सी चीज है? सैलिसल्डिहाइड, जिसमें OH ग्रुप जो था, जिसमें ये सैलिसल्डिहाइड, अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ जरा, ये एक सैलिसल्डिहाइड है। और अंडरस्टूड समझना, जो पहली स्ट्रक्चर हमने बनाई है ये आर्थो पोजीशन पर है, इसका नाम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी होगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसमें अंडरस्टूड समझना कि अब इसके दरमियान क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इसमें कीलेशन हो सकती है। और इस वक्त इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 196 डिग्री सेंटीग्रेड। सैलिसल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 196 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि अगर यही OH चला जाए, जबकि यही OH चला जाए पैरा पोजीशन पर, यही OH कहाँ चला जाए? पैरा पोजीशन पर। तो पैरा पोजीशन में जाने की वजह से ये हमारे पास CHO यहाँ पर, और ये कहाँ चला गया? सर पैरा इसका पोजीशन नेम पर। आपने तो याद रखें अब इतनी ऑर्थोहेक्सोबेंजल्डिहाइड बताया। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड का हाइड्रो नाम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और अगर यही OH पैरा पोजीशन पर चला जाए, यानी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो याद रखें इसमें अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, क्योंकि ये ग्रुप दूर दूर चले गए। यहाँ ये दोनों ग्रुप क्या थे? करीब करीब थे। यहाँ ये दोनों ग्रुप दूर दूर चले गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस कम पड़ गए। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब ये आपस में बनाने के बजाय ये OH दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, अपने ही एक और मॉलिक्यूल के साथ। तो इस तरह से ये डेवलप करेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जरा गौर करें तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा करेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 240 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखें फिर वही बात आ गई कि जिनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिजल्ट कीलेशन है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिजल्ट एसोसिएशन है। मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, और जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो जाहिर है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। और जब मॉलिक्यूल में कीलेशन होगी, उसके अंदर ही रिंग बन जाएगी, तो फिर मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? कम पड़ जाएंगे। इसी तरह से एक कहानी है सोलेबिलिटी की। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं सोलेबिलिटी की। एक कहानी तो मैंने मेल्टिंग पॉइंट का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है कि आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है हमने बताया 100 कितना है? 96 डिग्री सेंटीग्रेड। और पैरा जो इसका आइसोमर है उसका 240 क्यों है? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा सोलेबिलिटी के बारे में। कहता है आर्थो, पेज नंबर 44 पे तीसरी लाइन है, कहता है सोलेबिलिटी ऑफ आर्थो नाइट्रोफिलोन इन वाटर इज लोअर एज कम्पेयर टू इट्स पैरा आइसोमर। एक और चीज याद रखनी है कि ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये सोलेबिलिटी भी कम कर देती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोलेबिलिटी भी कम कर देती है। तो मैं बनाता हूँ आर्थो नाइट्रोफिनोल। क्या बनाता हूँ? आर्थो नाइट्रोफिनोल बनाता हूँ। आर्थो नाइट्रोफिनोल, आर्थो नाइट्रोफिनोल
में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसकी सोलेबिलिटी कम पड़ जाएगी। उसकी वजह क्या है? कीलेशन हो जाएगी इसमें, और जिन एटमों ने पानी के साथ अट्रैक्शन लगानी थी, ये हमारे पास OH है तो ये फिनोल बन गया। OH है तो फिनोल, और आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो। आर्थो पोजीशन पर किसको लगाना है हमने? नाइट्रो। ये आर्थो पोजीशन पर हमारे पास कौन है? नाइट्रो। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो जरा देखें, आर्थो पर नाइट्रो आने की वजह से यहाँ पर क्या डेवलप हो गई है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ क्या डेवलप होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुई? इंट्रा मॉलिक्यूल के अंदर, ये ना इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने की वजह से, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने की वजह से सोलिबिलिटी कम हो गई, क्योंकि इस OH ने तो पानी के साथ अट्रैक्शन लगानी थी और ये तो OH अंदर ही बिजी हो गया, लिहाजा सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि इसका जो दूसरा आइसोमर है पैरा पोजीशन पर, पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, उसमें जरा देखें पैरा नाइट्रोफिनोल में, पैरा नाइट्रोफिनोल में ये हमारे पास है पैरा, इसको इस तरह से जरा बना लिया, यहाँ पर ये OH भी फ्री है और यहाँ पर ये नाइट्रो भी फ्री है। OH भी फ्री है और नाइट्रो भी फ्री है। अब ये क्या करेंगे? अब ये पानी के साथ अट्रैक्शन लगा लेंगे। ये किसके साथ अट्रैक्शन लगा लेंगे? पानी के साथ। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ इसको ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये किसके साथ अट्रैक्शन लगा रहा है? पानी के साथ ये अट्रैक्शन लगा रहा है, क्योंकि अब ये तो फ्री है, इसने कीलेशन नहीं की, जिस वजह से इसकी और इसमें कौन सी बॉन्डिंग डेवलप हुई? अब इंटरमॉलिक्यूलर। इसमें कौन सी डेवलप हुई? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी सोलिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अब हमने सोलिबिलिटी का भी जिक्र कर लिया कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। एग्जांपल दे दी आर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल की। अब आखिरी इस कैटेगरी की बात रह गई, और वो है ये जो स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, उस पर भी बड़ा फर्क पड़ता है। 44 पर कहता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम्स मोर एसिडिक। ये जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये क्या है? इज कितना स्ट्रॉन्ग है? ये कहता है 40 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसकी वजह क्या है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एसिड वो स्ट्रॉन्ग होते हैं जो आयोनाइज हों और जिनके आयन बने वो स्टेबल भी हों। तो ये आर्थो हाइड्रोक्सी हम बनाते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो जब ये आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव देगा, मनफी H पॉजिटिव, तो इससे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजुएट बनेगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजुएट। और आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजुएट बनेगा तो इसमें कीलेशन हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी? कीलेशन। इससे प्रोटॉन चला गया और ये हमारे पास कौन सी चीज है? OH। और इसमें क्या बन गया? इसके साथ क्या डेवलप होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आयन स्टेबल हो गया। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जब प्रोटॉन रिमूव करेगा तो बाकी जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजुएट, नाम क्या है इसका? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजुएट जो बनेगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड 40 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि हम दूसरी जानब देखें इसकी, कौन सा हमारे पास है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दूसरी जानब हम देखें पैरा हाइड्रोक्सी, हाँ जी, दूसरी जानब हम क्या देखें? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो उसमें ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा होगी। मसलन ये हमारे पास अगर वो बेंजोइक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अगर प्रोटॉन रिमूव करता है तो प्रोटॉन रिमूव करेगा
यहाँ से OH होना था और इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, और ये OH आ गया। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन और H के दरमियान फासला क्या है, ज्यादा, लिहाजा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो इस वजह से ये इतना ज्यादा स्टेबल भी नहीं होगा। और जब ये आयन स्टेबल नहीं होगा तो इसका मतलब वो एसिड स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। अब मैं जरा इसको पढ़ देता हूँ, आखिरी क्या है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लिखें, SQ लिखें, और यही शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी। कहता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम्स मोर एसिडिक देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड because in the orthoisomer the hydroxyl group is in better position to stabilize the carboxylate ion formed after ionization by chelation। कहता है जो आर्थो पोजीशन पर